Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emosky and Sinha Tutorials. So guys, कैसे हो आप लोग? I hope so you would be better there, fine there, okay. So चलिए इसी बीच हम लोग कुछ अपना स्टडीज भी स्टार्ट करते हैं. So let's continue the part 6th of the gravitation chapter. Yes guys, what we are going to study today? It is the part 6th of the gravitation chapter. So I am taking the heading here. This is the part 6 of ग्रेविटेशन चैप्टर. ओके गाइस, ग्रेविटेशन चैप्टर का ये पार्ट 6 है. और इसके जस्ट पहले मैंने पार्ट 5 में आपको क्या क्या डिस्क्राइब किया वो जरा सा देख लेते हैं. तो पार्ट 5 में मैंने डिस्क्राइब किया डिफरेंट तरह के फ्री फॉल्स के कंडीशन को. फ्री फॉल जो होता है बॉडी का, उस फ्री फॉल का अलग अलग कंडीशन को मैंने आपके सामने डिस्कस किया था. तो इसमें डिस्कस करने वाले टॉपिक्स क्या क्या थे? तो इसमें टॉपिक्स थे मैक्सिमम हाइट, कि सबसे मैक्सिमम हाइट तक जो बॉडी जाएगा वो कितना जाएगा. तो h = u²/2g आया. फिर हम लोग कैलकुलेट किए कि जो मैक्सिमम हाइट तक गया है, ठीक है, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा. तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा. फिर हम लोग कैलकुलेट किए कि अगर कोई बॉडी ऊपर फेंका जा रहा है h हाइट के लिए, तो उसके लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना होगा. तो उसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा √2gh. फिर हम लोग कैलकुलेट किए थे कि अगर ऊपर से बॉडी फॉल कर रहा है, तो ऊपर से बॉडी फॉल कर रहा है तो उसको स्ट्राइक करने के लिए, मतलब नीचे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना होगा जमीन पे. तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी आता था 2gh आता था. फिर टाइम ऑफ एसेंट हमने कैलकुलेट किया जो आता था u/g. टाइम ऑफ डिसेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जो आया था v/g. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था लास्टली गाइज हम लोगों ने, जो आया था इन दोनों का सम, यानी कि 2u/g, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 2v/g, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो u+v/g. ऐसा भी लिख सकते हो. ओके गाइस, हालांकि u और v यहाँ पे सेम ही रहता है. तो पार्ट 5 में ये सब चीज मैंने डिस्क्राइब किया. इससे कई सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है आपसे बन सकता है. जैसे आप अगर एक बॉडी को थ्रो करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से, तो वो कितने हाइट तक जाएगा, इस तरह का कैलकुलेशंस इससे इजी होता है. और इसी कैलकुलेशन पे मैं बता दूंगा कि जितने भी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, या फिर जितने भी तरह के रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, वो सब इसी सब थ्योरी पे लॉन्च किए जाते हैं. उसमें पहले ही से डिसाइड कर लिया जाता है कि हम कितने वेलोसिटी से बॉडी को फेंकेंगे कि ये आराम से हमारे अर्थ का ग्रेविटी को पार करके इतना हाइट तक पहुंच जाए. समथिंग एक सर्टेन हाइट तक उसको भेजना रहता है, तो वहां तक पहुंच जाए. इन सब चीजों को डिसाइड करके फेंका जाता है. तो इन चीजों को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं गाइस. बस इसमें अगर एक एंगल इंक्लूड हो जाए, तो जैसे अभी तक जो हम लोग थ्रो करते आए हैं, बॉडी को फेंकते आए हैं, वो सिर्फ अपवर्ड फेंकते आए हैं या फिर डाउनवर्ड गिराते आए हैं. अब अगर इसी बॉडी को एक सर्टेन एंगल पे फेंका जाएगा, तब ये कुछ इस तरह का पाथ कवर करेगा. यहाँ पे भी कुछ एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बॉडी, और एक रेंज कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक का रेंज. तो इन चीजों का जब स्टडी करने लगते हैं तो ये कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है गाइस, जिसका स्टडी हमारे खुद के यहाँ के साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था. और अब्दुल कलाम का हाल फिलहाल में पुण्यतिथि भी था, है ना, कल परसों. तो हम लोग इस तरह से इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग, जो उनका फादर मानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रॉकेट मोशन को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी थे. ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अब इसके आगे बात करते हैं. हम लोग तो यहाँ पार्ट 5 तक डिस्कस कर ही चुके हैं, तो हम लोग पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इन द पार्ट 6 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लोटेशन चैप्टर. फ्लोटेशन अपथ्रस्ट वाला जो पार्ट था इसका, उस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं. हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट आपके 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फ्लोटेशन वाला हटा दिया गया. अपथ्रस्ट एंड प्रेशर वाला है, फ्लोटेशन वाला हटा दिया गया. तो हम लोग जल्दी से फिर भी इसको स्टडी कर लेते हैं एंड कंप्लीटली पढ़ लेते हैं. तो इस टॉपिक में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपथ्रस्ट से. सो वी आर गोइंग टू टेक द हेडिंग हियर अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट, तो देखते हैं कि अपथ्रस्ट होता क्या है. ओके गाइस, तो अपथ्रस्ट जो है एक तरह का फोर्स है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है, जो परपेंडिकुलर फोर्स किसी भी सरफेस पे अप्लाई होता है.
तो वी कैन से दैट it is the force acting by the fluids in upward direction to rise up any other body किसी अनदर बॉडी को राइज अप कराने के लिए एक्ट होता है। तो अपथ्रस्ट तो जो भी होगा तो ये फ्लूइड्स में एक्ट होगा गाइस। तो फ्लूइड्स में एक्ट होगा तो जैसे लिक्विड वगैरह में, तो लिक्विड में आप जो देखते हो कि कोई भी चीज इसमें हम लोग डाल देते हैं लाइक प्लास्टिक बॉल वगैरह, तो ये नीचे जाने के बजाय ये ऊपर ही आता है और ऊपर की ओर ही फ्लोट करते रहता है। तो ये जो ऊपर की ओर यहाँ पे प्रेशर लगा, ऊपर की ओर जो यहाँ पे फोर्स लगा, इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे अपथ्रस्ट कहते हैं। ओके गाइस, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट किया हुआ जो फोर्स होगा यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सिर्फ थ्रस्ट। ओके, तो थ्रस्ट का भी यहाँ पे काम है, तो थ्रस्ट को भी चलिए डिफाइन कर लेते हैं। तो थ्रस्ट को क्या कहा जाएगा? सिंपली इसको कहा जाएगा कि अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, किसी भी चीज के सरफेस पे। अब आइदर ये वाटर के सरफेस पे लगा रहा हो या किसी टेबल टॉप के सरफेस पे लगा रहा हो, अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको थ्रस्ट कहेंगे। एंड थ्रस्ट से यहाँ पे फिर प्रेशर का भी कैलकुलेशन होता है। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको कहा जाएगा थ्रस्ट एक्टिंग इन पर यूनिट एरिया। ओके गाइस, तो पर यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट एक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये हो जाएगा। तो प्रेशर को डिफाइन तो हम लोग कर लिए, तो प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, यू कैन ऑल्सो से फोर्स बाई एरिया, एंड फोर्स बाई एरिया होगा तो ये फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे न्यूटन, एरिया के लिए ले लेंगे मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या कहलाता है गाइस? पास्कल। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारे लिए पास्कल प्रेशर का। तो ये प्रेशर वाला टॉपिक आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो क्लास 8 का भी वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोडेड। ओके, अगर आपको प्रेशर में कहीं कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। वहां पे मैंने लिक्विड्स का भी प्रेशर बताया है, सॉलिड्स का भी प्रेशर बताया है ना, गैसेस का भी प्रेशर बताया है। तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उससे पढ़ लेना। ओके गाइस, अगर प्रेशर के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग मेनली जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं अपथ्रस्ट के बारे में, मतलब जो लिक्विड ये अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके बारे में। थ्रस्ट एंड प्रेशर ईटीसी ये सब जो हो गया, ये सब हमारा क्लास 8th का टॉपिक हो गया। तो 8th वाला टॉपिक आप 8th के वीडियो में जाकर के पढ़ लेना। 8th क्लास का वीडियो को मैंने बताया अभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, लिंक तो ये सबको पढ़ लेना। इसमें थोड़ा कुछ मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। ओके, तो मेनली हमको ये डिस्कस करना था कि अपथ्रस्ट क्या है। तो अपथ्रस्ट ये क्यों एक्ट होता है एक्चुअली यहाँ पे, और ये कैसे एक्ट होता है ये देखते हैं। तो अपथ्रस्ट जो मैंने बताया गाइस, वो क्या बताया, ये किसी भी फ्लूइड में हो सकता है। यहाँ तो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, ये किसी भी फ्लूइड में हो सकता है। इनफैक्ट एयर में भी, आप एयर में ही एक पेपर का टुकड़ा ऐसे फॉल कराते हो, नीचे गिराते हो, तो आप क्या देखते हो कि ये पेपर का टुकड़ा बहुत इजीली नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी जो एयर का मॉलिक्यूल है वो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इसलिए ये इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होकर के गिरता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। क्योंकि इसका ये पार्ट शार्प है, तो ये शार्प है तो ये एयर को काटने में हेल्प करेगा। तो वो जो पेपर रहता है हमारा ऐसा, वो पेपर इस तरह से ऐसे ऐसे होकर के गिरता है, कभी इधर नीचे कभी इधर नीचे, ऐसे डायरेक्टली सिंपली ऐसे नीचे डायरेक्ट फॉल नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी इस पे कई सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं जो इसको ऊपर उठाए रखना चाह रहा है, और ये ऊपर डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स यहाँ पर भी क्या कहलाएगा हमारा? अपथ्रस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? अपथ्रस्ट। तो इस अपथ्रस्ट के बारे में हम लोग अगर और डिटेल से पढ़ें तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही अपथ्रस्ट और ब्यूयेंसी फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने बताया कि चीजें कैसे फ्लॉट करते हैं। ओके गाइस, तो
तो हम लोग आर्किमिडीज जी के बारे में थोड़ा सा कुछ डाटाज देख लेते हैं यहाँ पे कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए। ओके, तो ये एक शॉर्ट डाटा है, शॉर्ट नोट्स है उनके बारे में, आर्किमिडीज जी के बारे में, उनका क्योंकि ब्यूएंसी फोर्स में उन्हीं का एक अच्छा खासा योगदान रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल, आपने देखा। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, यानी अपना जो प्रिंसिपल दिया इस बॉडी के फ्लोटेशन के लिए, वो प्रिंसिपल क्या था, तो इस प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं गाइस। ओके, सो आई एम इरेजिंग इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay guys, so I have just erased it and now we are going to study the Archimedes principle, कि उन्होंने अपना प्रिंसिपल में क्या कहा था, क्या बताया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके गाइस, इनका प्रिंसिपल देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया है, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो तो सिंगल स्टेटमेंट है एज पर एनसीईआरटी बुक वगैरह, बट हम लोग यहाँ अगर इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, पहला स्टेटमेंट आप इनका कुछ ऐसा दे सकते हो कि इफ एनी बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड in a liquid, then the liquid will exert a upward direction force which is called upthrust, and this force is equal to, ये इसका सेकेंड पार्ट आप ले सकते हो यहाँ से, एंड दिस फोर्स, पहला स्टेटमेंट ये हो गया कि इसको अपथ्रस्ट कहेंगे, एंड सेकेंड स्टेटमेंट कि दिस फोर्स कैन बी इक्वल टू, तो इसको मर्ज करके लिख दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में जो है मर्ज करके एक साथ बताया। तो एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू द लिक्विड या फ्लूइड आप बोल दो, डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द वेसल ड्यू टू इमर्जेंस। मतलब क्या हो गया गाइस, यहाँ पे क्या कंक्लूजन ओवरऑल लग गया, कहा गया कि अगर आप किसी भी बॉडी को यहाँ पर एक लिक्विड में पार्शियली भी इमर्ज करते हो तब भी, पार्शियली यहाँ देखो पार्शियली, और फुल्ली भी इमर्ज करते हो तब भी, लेट यहाँ फुल्ली ये इमर्ज है, तो इन दोनों ही केसेस में इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे लगेगा, किसके थ्रू, इस लिक्विड के थ्रू, ये जो भी लिक्विड यहाँ पे है उस लिक्विड के थ्रू इस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एंड ये फोर्स कितना होगा, तो इस फोर्स के बारे में इन्होंने बताया कि ये फोर्स इक्वल होगा लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द वेसल के, लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द वेसल के बाहर जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके, एंड वो लिक्विड डिस्प्लेस क्यों हुआ है, तो वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू इमर्जेंस, जो इमर्ज किए थे ना, फुल्ली इमर्ज किए थे या पार्शियली इमर्ज किए थे लिक्विड में इस बॉडी को, तो इसके इमर्जेंस की वजह से, जैसे आप किसी वेसल में आप इस तरह से एक वाटर ले लो, ओके, एंड इसमें एक ओपनिंग रखो, एक नल जैसा, लाइक दिस, ओके, अब इसमें आप फुल्ली यहां तक पानी फिल कर दो, ठीक है, पूरा फिल कर दिया एकदम टॉप लेवल तक का। अब फिल करने के बाद यहाँ एक दूसरा बर्तन रख लो ताकि जो वाटर यहाँ पे लॉस हो, जो वाटर डिस्प्लेस्ड आउट हो, ये इसमें आके गिरे। तो आप जो भी बॉडी यहाँ पे प्लेस करोगे बाबू, जैसे आप एक बॉडी यहाँ पे प्लेस की है, ये m मास का,
तो प्लेस किए, तो इसकी वजह से वाटर का लेवल अपराइज हुआ होगा, और वाटर का लेवल अगर अपराइज हुआ होगा तो ये इसके थ्रू होते हुए जाकर के यहाँ गिर गया होगा, इसमें आकर के ये क्या हो गया होगा, डिपॉजिटेड हो गया होगा। तो इस वाटर को ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड वाटर, जो डिस्प्लेस्ड हो गया है। तो इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा, इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा वही कहा गया लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउट के बराबर होगा। तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउट का वेट के बराबर होगा एक्चुअली। यहाँ पे यू कैन इंक्लूड इक्वल टू द वेट ऑफ, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउट। जो लिक्विड डिस्प्लेस आउट हुआ है इसके वेट के इक्वल में यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। तो फाइनली वी कैन से कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स लगा, जिसको आप ब्यूएंसी फोर्स भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, ब्यूएंसी फोर्स कह सकते हो, या फिर इसको ब्यूएंट फोर्स भी कहा जाता है। तो ब्यूएंट फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। या फिर आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, अपथ्रस्ट कर सकते हो। तो आप इसमें से जो नाम दे दो, आपकी मर्जी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा उस वाटर के वेट के, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के। तो इसका वेट निकालना हो तो आप लिख सकते हो मास इंटू ग्रेविटी, वाटर का मास इंटू ग्रेविटी। अब वाटर का मास जो होगा उस मास को भी हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आ गया अपथ्रस्ट का, यानी अपथ्रस्ट वाले फोर्स का, वो क्या आ गया, V इंटू डी इंटू जी, ये आ गया V इंटू डी इंटू जी, ये आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे इसका एक एक्चुअल फार्मूला हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वाटर के बेसिस पे कैलकुलेट करने पे। सो फाइनली यहाँ पे आ जाता है V इंटू डी इंटू जी। एंड व्हाट इज V हियर, V इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जो वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है। D is also the density of the water and G is the gravity। तो ग्रेविटी तो आप यूनिवर्सली 9.8 लेते हो। तो ऐसे केसेस में आपको एक्चुअली डेंसिटी भी ना बाबू गिवन नहीं होगा। डेंसिटी के बारे में भी आपको खुद याद रखना होगा कि जो वाटर होता है उस वाटर का डेंसिटी या तो हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब लेंगे। इस दोनों में से कोई भी एक, यही ग्राम को आप कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली केजी में इतना आ जाएगा। तो डेंसिटी को भी इतना लेना है, ये ध्यान में रखना है। वाटर के लिए अगर वाटर हो तो वाटर के अलावे कोई सब्सटेंस देकर के अगर आपको कहता है, जैसे केरोसिन वगैरह में देकर के कहता है कि इसमें कितना बुयांट फोर्स आएगा, तो उन सब में आपको डेंसिटी गिवन रहेगा। ओके, किसमें नहीं गिवन रहेगा, तो हमारा ये वाटर में नहीं गिवन रहेगा, बिकॉज वाटर का डेंसिटी नोन फैक्ट है। सिमिलरली ग्रेविटी भी नोन फैक्ट है। तो बस क्या बच जाएगा, एक वॉल्यूम बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर वो गिवन होगा। और यहाँ पे एक कंक्लूजन ये भी आता है, जब हम लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखते हैं तो जितना वॉल्यूम वाटर का होता है उतना ही वॉल्यूम इस बॉडी का होता है। वॉल्यूम, वेट नहीं, वॉल्यूम, क्योंकि जितने स्पेस को इसने कवर किया उतने स्पेस तक का ही ये वाटर बाहर निकाला होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम भी इक्वल होता है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट यहाँ पे कि ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इसको नोट में आप यहाँ पे एक पॉइंट बना करके लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जो बॉडी इमर्ज किया गया है, इमर्ज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ये इसके इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो आप ओवरऑल फार्मूला जो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आया है, इस फार्मूला में आप भी यानी कि जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसी भी चीज का दे सकते हो, इधर बॉडी का वॉल्यूम दे सकते हो या फिर वाटर जो डिस्प्लेस आउट हुआ है उसका वॉल्यूम दे सकते हो। डी डेंसिटी किसका देना है, डेंसिटी सिर्फ लिक्विड का ही देना है यानी वाटर का। ग्रेविटी तो यूनिवर्सल है 9.8, या अगर कहा जाए कहीं पे क्वेश्चन में कि नहीं 10 लो तो आप 10 ले लेना। ओके, दैट्स ऑल। तो ये हमारा ब्यूएंसी फोर्स के लिए फॉर्मूला है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग को आकर के मिलता है। ओके गाइज, तो अब हम लोग देखते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे कि ये जो ब्यूएंसी फोर्स हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, तो ब्यूएंसी फोर्स निकाला V इंटू डी इंटू जी, ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। बट फोर्स इज इक्वल टू, तो सिंपली हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या ये मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट है या नहीं, ये देखते हैं। तो आप यहाँ पे इसको देखने के लिए क्या करो,
तो आप इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इरेज करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि फोर्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फिर क्या कर सकते हैं, मास बाय डेंसिटी इंटू ये डेंसिटी है, ये ग्रेविटी, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। तो फाइनली कह सकते हैं कि कंफर्म ये v इंटू डी इंटू जी एक तरह का फोर्स ही है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, क्योंकि लास्टली ये ma के इक्वल है और ma यानी कि फोर्स, अब फोर्स यानी कि न्यूटन में मेजर होने वाला एक क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी जो होगा ये फोर्स ही है, कंफर्म हो गया हमारा। तो कंफर्म हो गया तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होगा, ठीक है बाबू। तो दैट्स ऑल, यही हम लोग का यहाँ पे एक टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद एक टॉपिक आपका और रह जाता है जो है रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ओके। Okay, so lastly we are moving to the topic relative density. Okay guys, ये क्या है रिलेटिव डेंसिटी? तो ये एक्चुअली डेंसिटी ही है बॉडी का, लेकिन ये कंपेयर्ड किया हुआ है वाटर के डेंसिटी से। तो द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी is compared with the density of water, then it is called relative density। ओके गाइस, वाटर से कंपेयर किया हो रहा है, तो कंपेयर किया हुआ होने का क्या मतलब, कंपेयर किया होने का मतलब ये रेशियो होगा। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के डेंसिटी के साथ इसका रेशियो रहेगा। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी RD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करके निकालेंगे। और बिकॉज ये दोनों के दोनों डेंसिटी है तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, नो SI यूनिट। ओके गाइस, क्योंकि ऊपर वाला भी जो डेंसिटी वो kg पर मीटर क्यूब टाइप में आएगा, ये भी kg पर मीटर क्यूब में आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इसका यूनिट नहीं रहेगा। दैट्स ऑल, यही हमारा होता है। सिंपली इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी लिख सकते हैं गाइस। तो यही था जो हमारा पार्ट 6 यानी कि ग्रेविटेशन का सबसे लास्ट वाला टॉपिक था गाइस। अब इसके बाद मे भी एक पार्ट 7 का वीडियो मैं इंट्रोड्यूस करूं, आपके लिए लाऊं, तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए होगा, ओके। या फिर अगर कोई लाइव सेशन टाइप का हो पाएगा, लाइव सेशन तो मैं ट्राई कर रहा हूं बट टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली, इसलिए लाइव सेशन मैं आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूं। तो किसी तरह लाइव सेशन या अगर कुछ 7th पार्ट ही हो पाए तो मैं आपके लिए एक वीडियो पार्ट 7 लाऊंगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग उसमें सॉल्व करके देखेंगे। सो दैट्स ऑल। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था हम लोग को पढ़ना कि एफ थ्रस्ट क्या है, ब्यूएंसी फोर्स क्या है, ब्यूएंसी फोर्स में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, उस प्रिंसिपल के थ्रू वो जो फार्मूला हमारा निकला था F इज इक्वल टू बी इंटू डी इंटू जी, वो फार्मूला क्या है, ये हम लोग कैसे ड्राइव हुआ था ये देखना था। एंड लास्टली ये रिलेटिव डेंसिटी देखना था। तो ये 5 ही टॉपिक हम लोग को देखना था गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। तो तब तक वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, एंड चैनल पे नए हो तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करो गाइज, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।